बच्चों, आज जो हम क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं यह आपको ITI एंट्रेंस एग्ज़ाम 2010 में पूछा गया सामान्य ज्ञान का प्रश्न होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपका पहला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? प्रश्न को सबसे पहले मस्त रिप्लाई कर लीजिए सभी लोग। माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट जो है एक कंपनी का नाम है, जो कि आप जानते होंगे। माइक्रोसॉफ्ट का बहुत सारा जो है सो उपकरण अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, सेल फ़ोन है कि नहीं। इस तरह से जो है सो आपको विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मौजूद हैं मार्केट में। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में आप लोग भली भांति जानते होंगे। तो यहाँ प्रश्न जो है, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहते हैं? ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहते हैं? किंग का मतलब क्या होता है बताइए? किंग का मतलब क्या होता है? राजा। तो माइक्रोसॉफ्ट किंग जो है किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है बिल गेट्स को। किसको कहा जाता है? बिल गेट्स को। माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? बिल गेट्स को कहा जाता है। बात समझ रहे हैं ना? तो बताइए कि बिल गेट्स का क्या है, मतलब उपनाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट किंग। क्या नाम है? माइक्रोसॉफ्ट किंग। और आपसे पूछेगा कि माइक्रोसॉफ्ट किंग किसका उपनाम है? बिल गेट्स का। अगला प्रश्न है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ, यानी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ हम लोग दो प्रश्न को सीख रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह, कौन सा चिन्ह? राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह जो है, मतलब भारत का राजकीय चिन्ह अगर आपसे कोई पूछे तो क्या कहिएगा? अशोक स्तंभ। क्या कहिएगा? अशोक स्तंभ। राजकीय चिन्ह जो है वो अशोक स्तंभ है। एक प्रश्न यहाँ से हम लोग सीखे। दूसरा प्रश्न जो है कि अशोक स्तंभ जो है कब अंगीकृत किया गया? प्रश्न क्या है? अशोक स्तंभ कब अंगीकृत किया गया? अशोक स्तंभ कब अंगीकृत किया गया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब अंगीकृत किया गया है? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। आप बताएंगे कि राजकीय चिन्ह जो है भारत का वो क्या है? अशोक स्तंभ। तो आप बताएंगे कि अशोक स्तंभ को कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950 को। आप बताएंगे कि 26 जनवरी को भारतीय लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं? चलिए आप बताइए। गणतंत्र दिवस के रूप में। किस दिवस के रूप में? गणतंत्र दिवस के रूप में। अब बताइए कि भारत का जो राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, इसको कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। अब है आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दीनबंधु। दीनबंधु का मतलब बताइए पहले आप लोग। दीन मतलब होता है गरीब, बंधु मतलब भाई, यानी कि गरीबों का भाई। तो दीनबंधु जो है, सबसे पहले दीनबंधु किनका उपनाम है? किनको कहा जाता था? निराला जी को। तो याद रखिएगा, है ना, किनको कहा जाता था? निराला जी को। दीनबंधु निराला उनका नाम है। बात समझ में आ रहा है? तो दीनबंधु निराला जी आप बताएं। ठीक है, तो निराला जी का नाम जो है जो दीनबंधु है। लेकिन हम आपको एक प्रश्न और बताते हैं दीनबंधु से जुड़ा हुआ। दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर अगर निराला जी नहीं हो तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज। फिर से हमको बोलने दीजिए, चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज। फिर से बोलिए, चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज। फ्रीज पानी ठंडा करने वाला नहीं है, फ्रीर। चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज बोलिएगा, चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज। महात्मा गांधी जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय में, है ना, दीनबंधु की उपाधि जो है जो दिया गया था किनको? तो चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज को दिया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। और किस में योगदान देने के कारण से? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उसमें योगदान देने से जो है इनका नाम दीनबंधु रख दिया गया। आइए, आपका जो प्रश्न है, दीनबंधु मित्र का नील दर्पण है। दीनबंधु मित्र का नील दर्पण है एक नाटक। कहने का मतलब ये है कि दीनबंधु मित्र का जो नील दर्पण है, क्या चीज? नील दर्पण है। नील दर्पण जो है वो क्या है? तो यह एक नाटक है। बस प्रश्न इतना याद रखना है कि नील दर्पण क्या है? यह एक नाटक है। यह एक नाटक है। नील दर्पण क्या है? यह एक नाटक है। यह एक नाटक है। बस इतना ही याद रखना है। इसके बाद जो है अगला प्रश्न आपका, द लास्ट राइड टूगेदर बोलिएगा, द लास्ट राइड टूगेदर। फिर से बोलिएगा, द लास्ट राइड टूगेदर। द लास्ट राइड टूगेदर किसकी लिखी कविता है? अब यहाँ हम लोग पहले एक प्रश्न को सीखेंगे कि द लास्ट राइड टूगेदर क्या है? एक कविता है। यह एक कविता है। क्या है? कविता है। यह एक कविता है। बताइए कविता का नाम क्या है?
द लास्ट राइड टुगेदर। द लास्ट राइड टुगेदर। राइड टूगेदर, द लास्ट राइड टूगेदर, यह एक कविता है और इस कविता को जो लिखे हैं वह आपको ब्राउनिंग लिखी है। किसकी लिखी हुई कविता है? ब्राउनिंग की। किसकी लिखी हुई? ब्राउनिंग की लिखी हुई यह एक कविता है। द लास्ट राइड टूगेदर किसकी लिखी कविता है? ब्राउनिंग की लिखी हुई यह एक कविता है। अगला प्रश्न है, वेमेल को छांटिए। देखिए वेमेल का मतलब होता है जो सबसे अलग दिख रहा है, तो वेमेल जो है आपको कॉपरनिकस जो है वो आपको वेमेल है। क्यों है वेमेल, इस बात को भी हम आपको बताते हैं। तो यहाँ याद रखिएगा आप लोग कि वेमेल का मतलब जो विषम हो, जो सबसे अलग हो। तो देखिए जैसे कि वर्ड्सवर्थ की यदि हम बात करें तो इनका पूरा नाम विलियम वर्ड्सवर्थ था, ठीक है। यह वर्ड्सवर्थ जो थे, इसके बाद आपको हेमिंग्वे जो थे और चार्ल्स डिकिंस इनका पूरा नाम है। ये तीनों एक साहित्यकार थे। लेकिन यदि हम कॉपरनिकस की बात करें तो कॉपरनिकस जो है एक भूगोलवेत्ता थे। क्या थे? एक भूगोलवेत्ता थे। कॉपरनिकस एक भूगोलवेत्ता थे। कौन थे? भूगोलवेत्ता थे, या उसको भूगोलविद भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? जो ज्योग्राफी के बारे में कुछ लिखते हैं उनको हम भूगोलविद कहते हैं। क्लियर? जो इतिहास के बारे में लिखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? इतिहासकार कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, जो विज्ञान के बारे में लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? वैज्ञानिक लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है? चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से मैथिली भाषा के कवि है। ये प्रश्न तो बताने वाला नहीं है। मैथिली भाषा के कवि कौन है? विद्यापति। तो बताइए विद्यापति जी का जन्म किस राज्य में हुआ है? बिहार राज्य में। किस जिला में हुआ है? मधुबनी में। किस ग्राम में हुआ है? बिस्फी ग्राम में। विद्यापति जी को कौन से भगवान दर्शन दिए थे? शिव भगवान। भगवान महादेव दर्शन दिए थे। किस रूप में उनके यहाँ रह रहे थे? नौकर के रूप में। किस रूप में रह रहे थे? नौकर के रूप में। तो मैथिली भाषा के विद्यापति के बारे में आप लोग बहुत अच्छा से समझ चुके हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांस के सेनानायक, पहले बताएंगे आप लोग कमेंट्स करके मुझे कि सेनानायक को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? किसको? सेनानायक को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। अगला प्रश्न है कि फ्रांस के सेनानायक का नाम बताइए। देखिए फ्रांस के सेनानायक का नाम बूसी है। क्या नाम है? बूसी। फ्रांस के सेनानायक का नाम क्या है? बूसी है। इससे आगे हम जाने से पहले आपको बता दें कि वीडियो तो आप लोग देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब मुझे एक भी नहीं हो रहा है, तो इस पर ज़रा आप लोग ध्यान देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई ठीक नहीं होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उस राजा का नाम बताइए। और आप लोगों को पता है ये प्रश्न। उस राजा का नाम बताइए जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं है। पहले बताइए आप लोग कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए, खिलजी वंश के संस्थापक जो थे वो आपको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। बिल्कुल। तो यहाँ खिलजी वंश से जो संबंधित थे कौन कौन है? देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी तो बेचारा खिलजी वंश की स्थापना ही किए थे। अलाउद्दीन खिलजी जो थे ये भी आपको खिलजी वंश से ही थे, और कुतुबुद्दीन जो थे वह भी आपको खिलजी वंश से ही संबंधित थे। जबकि मलिक काफूर जो थे वो आपको खिलजी वंश से संबंधित नहीं थे। बताइए कि खिलजी वंश से संबंधित 3 व्यक्तियों का नाम बताइए आप लोग फटाफट से। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन। ये 3 जो थे वो है ना, आप लोग बकरी की तरह से बोलते हैं, थोड़ा शेर के जैसे बोलिए तो एक बार पुनः फिर से। जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, कुतुबुद्दीन। ठीक है। अगला प्रश्न जो है आपका, अर्थशास्त्र के लेखक को पहचानिए। अर्थशास्त्र के लेखक के बारे में हम आपको ये तीसरा बार चर्चा कर रहे हैं। इससे पीछे के क्लास में भी हम आपको 2 बार बता चुके हैं। अर्थशास्त्र के लेखक और अर्थशास्त्र के जनक बहुत अच्छा से डिस्कस किए थे। अर्थशास्त्र के जो लेखक यदि पूछा जाए तो उसका आंसर आप कौटिल्य भी दे सकते हैं और विष्णुगुप्त भी दे सकते हैं और चाणक्य भी दे सकते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र का जनक यदि पूछ दे तो उसका आंसर क्या होगा? एडम स्मिथ होगा। क्या होगा? एडम स्मिथ होगा। तो बताइए कि अर्थशास्त्र के लेखक किनको किनको कहेंगे आप? चाणक्य, कौटिल्य को या विष्णुगुप्त को। तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये मत समझिएगा कि अलग अलग व्यक्तियों को हम कहेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? आप एक ही व्यक्ति का नाम लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश है जो उत्तरी भारत में नहीं पनपा? है ना, कौन सा राजवंश है जो उत्तरी भारत में नहीं पनपा? पनपने का मतलब होता है इसका विकास होना। पनपना मतलब विकास होना। तो उत्तरी भारत में जो है सो विकास नहीं हुआ है, इनका विकास दक्षिणी भारत में हुआ है।
जो कि आप पढ़े होंगे कि पांडे वंश के संस्थापक जो थे, पांडे वंश जो था कहाँ पर था, तो मदुरै में। कहाँ पर? मदुरै में। मदुरै में। तो मदुरै कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु कहाँ है? तो भारत दक्षिणतम एरिया में है। इसीलिए याद रखिएगा कि उत्तरी भारत में जो है शुंग वंश का, पाल वंश का और कण्व वंश का, इस तीनों वंश का उदय हुआ था, लेकिन पांडे वंश का जो है सो उदय नहीं हुआ था। तो बताइए कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। पाल वंश के संस्थापक जो थे, ठीक है, तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल, आप सही बताएं। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद है आपको कण्व वंश, और कण्व वंश के जो संस्थापक थे कौन, बताइए आप लोग? वसुदेव। कौन थे? वसुदेव थे। तो याद रखिएगा कि उत्तरी भारत में कौन से वंश जो है सो नहीं पनपे हुए थे? पांडे वंश। अगला है शेक्सपियर का नाटक। किसका नाटक? शेक्सपियर का नाटक जादूगरनियों का उल्लेख है तो मैकबेथ है ना। देखिए प्रश्न की भाषा को समझिए, थोड़ा सा टेढ़ा है। प्रश्न ये कहता है कि शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई वो कौन सी नाटक है। प्रश्न को समझिएगा, नहीं तो याद नहीं होगा, समझ नहीं आएगा, प्रश्न गलती कर दीजिएगा एग्जाम में। शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई ऐसी कौन सी नाटक है जिसमें 3 जादूगरनियों, वैसे यहाँ 3 का उल्लेख नहीं किया है, यहाँ सीधे लिख दिया है कि जादूगरनियों का उल्लेख है। लेकिन याद रखिएगा कितने जादूगरनियों का? 3 जादूगरनियों का उल्लेख किया गया है। और किस नाटक में? तो मैकबेथ नाटक में। किस नाटक में? मैकबेथ नाटक में। अगर आपसे पूछे कि मैकबेथ क्या है, तो यह एक ड्रामा है, यह एक नाटक है। और इस नाटक के रचयिता जो है वो शेक्सपियर जी हैं। और शेक्सपियर के द्वारा जो लिखी गई यह नाटक है, इस नाटक में आपको जो है सो 3 जादूगरनियों का जो है सो वर्णन किया गया है। और वही 3 जादूगरनी जो है उस नाटक का पात्र भी है। पात्र का मतलब एक्टिंग करने वाला, रोल निभाने वाला। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी। तो बताइए कि शेक्सपियर के द्वारा ऐसी कौन सी नाटक लिखी गई है जिसमें जादूगरनियों का उल्लेख किया गया है? मैकबेथ। मैकबेथ क्या है? एक नाटक है, ड्रामा है, यह एक नाटक है। बात समझ में आता आ गया ना? चलिए अगला है कोरीडेल। प्रश्न पढ़िएगा। कोरीडेल क्या है? कोरीडेल क्या है? देखिए कोरीडेल जो है वह आपको भेड़ की नस्ल है। कोरीडेल क्या है? भेड़ की नस्ल है। कोरीडेल क्या है? भेड़ की नस्ल है। ठीक है, तो कोरीडेल जो है वो क्या है? तो यह एक भेड़ का नस्ल है। यहाँ आंसर में सुअर का नस्ल भी लगा हुआ है, लेकिन वो चीज नहीं है, याद रखिएगा। भेड़ का नस्ल जो है वो आपको कोरीडेल का एक नस्ल का नाम है। कोरीडेल जो है भेड़ के नस्ल का नाम है। अगला प्रश्न है किन्हें ओलंपिक का संगीत तैयार करने वालों में, ओलंपिक का संगीत तैयार करने वालों में प्रथम भारतीय बनने का गौरव प्राप्त हुआ? ठीक है, तो प्रथम भारतीय बनने का जो गौरव प्राप्त हुआ है उस्ताद जाकिर हुसैन। कहने का मतलब ये है कि ओलंपिक का संगीत, देखिए जब ओलंपिक जो होता है ओलंपिक खेल, तो ओलंपिक में संगीत तैयार करने वालों में पहला भारतीय बनने का जो गौरव प्राप्त हुआ है किनको? तो उस्ताद जाकिर हुसैन को। किनको? उस्ताद जाकिर हुसैन को। अगर आपसे पूछे कि बताइए कि जाकिर हुसैन जो है वो कौन सा यंत्र बजाते थे, तो याद रखिएगा उस्ताद जाकिर हुसैन जो थे वो आपको तबला वादक थे, तबला बजाते थे वो। ठीक है, और उसी तबला बजाने में उनको जो है सो प्रथम भारतीय होने का गौरव प्राप्त हुआ है। ओलंपिक में वो जो भाग लिए तो प्रथम भारतीय विजेता बने थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, वह पहला गूंगा और बहरा। प्रश्न कैसा लग रहा है? वह पहला गूंगा और बहरा व्यक्ति जिसने जिब्राल्टर, क्या चीज? जिब्राल्टर जलडमरू मध्य को पार किया था। देखिए जिब्राल्टर जलडमरू मध्य को जो पार किया था उसका नाम था आपको तारानाथ सिनोई। क्या नाम था? तारानाथ सिनोई। प्रश्न को भी कीजिए पहले। वह पहला गूंगा भी है और बेचारा बहरा भी है। कैसा व्यक्ति है? गूंगा भी है और बहरा भी है। बहरा भी है। हमारे पास भी कुछ गूंगा और बहरा बच्चा बैठा हुआ है जो बोलता ही नहीं है। वह पहला गूंगा और बहरा व्यक्ति जिसने जिब्राल्टर जलडमरू मध्य को पार किया। तो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य को जो पार किया है उनका नाम क्या है? तारानाथ सिनोई। ठीक है, याद रखिएगा और VVI भी कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है शब्द निवालिक किन से जुड़ा हुआ है? तो देखिए शब्द निवालिक जो है यह आपको गोल्फ से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? गोल्फ से। शब्द निवालिक किससे जुड़ा हुआ है? गोल्फ से। गोल्फ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, शब्द निवालिक जो है वो आपको गोल्फ से जुड़ा हुआ है। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति संघ का संवैधानिक प्रमुख होता है। भारत का
प्रधानमंत्री देश पर शासन करता है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर कौन सा है, करा है आपको संकेतित करने के लिए। मतलब भारत का जो राष्ट्रपति है वह आपको संघ का संवैधानिक प्रमुख होता है, ये सही है या गलत है ये आपको बताना है। और भारत का जो प्रधानमंत्री है वो देश पर शासन करता है, ये सही है या गलत है ये भी आपको बताना है। तो देखिए कथन ए जो है वो आपको सही है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वह आपको संघ का संवैधानिक प्रमुख होता है ना। भारत का जो राष्ट्रपति है वो आपको संघ का संवैधानिक प्रमुख होता है, ये बिल्कुल सही है। और कथन कारण जो आर है वो भारत का प्रधानमंत्री देश पर शासन करता है, ये भी आपको सही है। तो आप इस दोनों कथनों को आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि अभी वर्तमान में यदि बात की जाए तो इस तरह का प्रश्न जो है आपको ITI में नहीं पूछता है, इसलिए कथन वाले प्रश्न में ज़्यादा ब्रेन खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन ठंडी धारा है। पहले प्रश्न को आप लोग रिवाइज कर लीजिए। ठंडी धारा कौन सी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 2 और 3 में जो आप देख रहे हैं ठंडी धाराएं हैं। 2 में है आपको कैलिफोर्निया। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन ठंडी जल धारा है, तो कैलिफोर्निया की जो धारा है और फॉकलैंड की जो धारा है। 2 और 3 फॉकलैंड की और कैलिफोर्निया की जो धारा है, ये दोनों जो है आपको महासागरीय धाराएं कैसी धाराएं हैं, ठंडी। बिल्कुल। और वही अगर हम गल्फ स्ट्रीम की बात करें तो ये आपको गर्म जल धारा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि फॉकलैंड की और कैलिफोर्निया की जो महासागरीय धारा है यह आपको ठंडी जल धारा के अंतर्गत आता है। बात समझ में आया यहाँ तक। अगला प्रश्न है, दिए गए युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि आपको बुशमैन और कालाहारी का संबंध है या नहीं है, तो देखिए ये सही है, क्योंकि बुशमैन जो है एक जनजाति का नाम है और ये जनजाति आपको कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। वहीं अगर हम मसाई की बात करें तो मसाई जनजाति जो है आपको उत्तरी अमेरिका में नहीं पाए जाते हैं। तो ये मसाई जो है आपको तंजानिया क्षेत्र में निवास करती है, अफ्रीका के क्षेत्र में, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा मसाई जनजाति आपको अफ्रीका के तंजानिया में निवास करती है। इसके बाद है आपको बिंदीबू, बोलिएगा बिंदीबू जनजाति जो है ये आपको ऑस्ट्रेलिया में निवास करती है। वही अगर हम बात करें खिरगिज जनजाति जो है यह आपको एशियाई स्टेपी में निवास करती है। कहाँ पर निवास करती है, कहाँ पर निवास करती है। प्रश्न VVI नहीं, मोस्ट VVI है। यहाँ से 4 प्रश्न हम लोग सीखेंगे, इसलिए इसको फटाफट से VVI कर लीजिए। और बताइए कि बुशमैन जनजाति किस क्षेत्रों में पाई जाती है, उत्तरी अफ्रीका में, कालाहारी मरुस्थल में। कहाँ पर, कालाहारी मरुस्थल में, ध्यान रखिए पढ़ाई पर। दूसरा है आपको मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है, बताइए। उत्तरी अफ्रीका के तंजानिया में। कहाँ पर, उत्तरी अफ्रीका के तंजानिया में। चलो, बिंदीबू जाति कहाँ पर पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में। खिरगिज जनजाति कहाँ पाई जाती है, एशियाई स्टेपी में पाई जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। आइए सुमिलित करते हैं और इस प्रश्न को VVI कर लीजिए आप लोग। ये जो है आपको देखिए पहले प्रश्न समझ लीजिए कि प्रश्न में क्या दिया है। एक तरफ आपको कुछ खनिज का नाम दिया गया है और एक तरफ जो है सो खनिज सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है उनका नाम दिया गया है। तो जैसे सूची 1 में हम बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के नाम दिए गए हैं। सूची 2 में इस खनिज का जो है सबसे अधिक उत्पादन इन राज्यों में होता है, तो ये बात आपको इसमें दिया गया है। जैसे कि यूरेनियम की हम चर्चा करें तो यूरेनियम खनिज जो है सबसे अधिक कहाँ पर उत्पादन होता है, तो याद रखिएगा यूरेनियम जो है तो सबसे अधिक कहाँ पर मिलता है, तो आपको झारखंड में। कहाँ पर मिलता है, झारखंड में। जस्ता की यदि हम बात करें तो जस्ता सबसे अधिक कहाँ पर मिलता है, तो राजस्थान में। लिग्नाइट जो है यह आपको तमिलनाडु में। और सोना की अगर हम बात करें तो कर्नाटक के कोलार में। सोना कहाँ पर है, कर्नाटक के कोलार में, ठीक है। बताइए कि यूरेनियम उत्पादक राज्य का नाम बताइए, झारखंड। यूरेनियम उत्पादक राज्य का नाम झारखंड। जस्ता उत्पादक राज्य का नाम राजस्थान। लिग्नाइट उत्पादक का तमिलनाडु। और सोना उत्पादक का राज्य का नाम कर्नाटक। तो इन राज्यों में आपको ये सभी जो है आपको खनिज अधिक मात्रा में उत्पादन, सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। ऋग्वेद का वाच्यार्थ है, ऋग्वेद का वाच्यार्थ जो है मंत्र विधान। क्या है, मंत्र विधान। ऋग्वेद का वाच्यार्थ है मंत्र विधान है, ठीक है। 20 नंबर जो प्रश्न है आप इसको VVI कर लीजिए और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऋग्वेद का जो वाच्यार्थ है ये आपको मंत्र विधान है। इसके बाद यदि हम बात करें अगले प्रश्न पर, किस भारतीय राज्य में
ईसाई की जनसंख्या, किसकी जनसंख्या? ईसाई की जनसंख्या। ईसाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताइए? क्रिश्चियन। क्या कहते हैं? क्रिश्चियन। तो इस भारतीय राज्य में ईसाई की जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है, यानी कि ईसाई धर्म के जो व्यक्ति हैं वह सबसे अधिक किस राज्य में है? मिजोरम में है, क्योंकि ईसाई जनसंख्या जो है वहाँ पर सबसे अधिक। कैसे याद रखिएगा, देखिए ईसाई लोग सब जो है ना, बात समझ में आ रहा है, बड़े ही जोर शोर से वहाँ पर साईं बाबा का पूजा करता है। चलिए याद रखिएगा कि ईसाई की जनसंख्या सबसे अधिक प्रतिशत में कहाँ पर है? मिजोरम में। मिजोरम की राजधानी कहाँ पर है? आइजोल है। अगला प्रश्न है, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहाँ गधों मतलब गधा, गधों का एकमात्र अभयारण्य है। केवल एक ही अभयारण्य है जो कि गधा का है। कहाँ पर? तो गुजरात में। और इसीलिए जो है आपको कच्छ का रण भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। कच्छ का रण किसको कहा जाता है? गुजरात को। गुजरात को कहा जाता है। तो भारत के उस राज्य का नाम बताना है जहाँ गधों का एकमात्र अभयारण्य है। गुजरात। गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। गुजरात है। बात समझ रहे हैं ना? अगला प्रश्न है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, थल सेना दिवस जो है आपको 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी से देखने पर कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान ही कलाओं से गुजरता है? पृथ्वी से यदि हम देखें तो कौन सा ग्रह है जो चंद्रमा के समान कलाओं से गुजरता है? तो उसका नाम है आपको शुक्र। और इसीलिए पृथ्वी का वाहन जो है वो शुक्र को ही कहा जाता है। याद रखिएगा, पृथ्वी का वाहन किसको कहा जाता है? शुक्र। ठीक है, तो कौन पृथ्वी से देखने पर कौन सा ग्रह है जो चंद्रमा के समान ही कलाओं से गुजरता है? तो उसका नाम है आपको शुक्र। और एक खास बात भी आपको हम बता दें कि ये जो शुक्र है, शुक्र को अंग्रेजी में हम लोग वीनस कहते हैं। क्या कहते हैं? वीनस। वीनस। बृहस्पति को हम लोग क्या कहते हैं? जुपिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जुपिटर। मंगल ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मार्स। मार्स। प्लूटो ग्रह को क्या कहते हैं? प्लूटो। प्लूटो। एक बार पुनः बताइए, मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? मार्स। बृहस्पति को क्या कहते हैं? जुपिटर। और शुक्र को क्या कहते हैं? वेनस। वीनस कहते हैं। एक बार फिर से बताइए, शुक्र ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वीनस। बृहस्पति को क्या कहते हैं? जुपिटर। क्या कहते हैं? जुपिटर। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? मार्स। मार्स कहते हैं। ठीक है, और प्लूटो को क्या कहते हैं? प्लूटो ही कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा। आगे आपको कभी कभार जो है सो अंग्रेजी में पूछ देता है, इसलिए आपको बता दिए। अगला प्रश्न है, अल्फांसो किसकी प्रजाति का नाम है? तो याद रखिएगा कि अल्फांसो जो है आम की प्रजाति का नाम है। और इसको मत भूलिएगा क्योंकि अभी का समय भी आम का ही है। चलिए याद रखिएगा, अल्फांसो किसके प्रजाति का नाम है? आम का। बताइए, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि सबसे अच्छा आप लोगों को कौन सा आम खाने में लगता है। ठीक है, तो अल्फांसो किसकी प्रजाति का नाम है? तो आम की प्रजाति का नाम है। बच्चों, आज जो हम क्लास लेकर उपस्थित, कौन कप या ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? पहले मोस्ट लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 3 लोग से कौन कप या हॉकी से संबंधित है। तो देखिए, हॉकी से जो है बिम्ब ट्रॉफी नहीं है, नहीं है। जबकि कौन कौन सा आपको जो समझते? किटन कप, आगा कप, अजला कप। बोलिएगा। तो ये कप जो है हॉकी से संबंधित, जबकि कौन है? तो जो है संबंधित नहीं। बिम्ब ट्रॉफी जो यह से संबंधित नहीं, हॉकी से संबंधित। किससे संबंधित है? बताइए कि हॉकी से कौन सा कप संबंधित है? कौन सा संबंधित नहीं है? ट्रॉफी। अगला है, रीडिस्कवरिंग गांधी। क्या है? रीडिस्कवरिंग गांधी नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई? रीडिस्कवरिंग गांधी जो है एक पुस्तक का नाम है। और यह पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो योगेश चड्ढा के द्वारा। किसके द्वारा? योगेश चड्ढा के द्वारा। रीडिस्कवरिंग गांधी क्या है? एक पुस्तक का नाम है। और यह बुक किनके द्वारा लिखा गया है? योगेश चड्ढा के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? योगेश चड्ढा के द्वारा। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन थे? प्रश्न को भी कीजिए। प्रथम भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन थे? तो देखिए, नौसेना बारे में तो आपको बताए थे, पता होगा, जिसको नेवी कहते हैं। तो प्रथम भारतीय नौसेना के जो प्रमुख थे उनका नाम है आपको कटारी। क्या नाम है? कटारी। और इस कटारी का जो पूरा नाम है एडमिरल कटारी। ये भी याद रखिएगा। क्या नाम है? एडमिरल कटारी। एडमिरल कटारी इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो प्रथम भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन थे? कटारी। पूरा नाम बता दिए, फिर ये बोल रहे हैं एडमिरल कटारी नहीं बोल रहे। कटारी। पूरा नाम क्या था? एडमिरल कटारी था। इसके बाद है, दूसरा भारतीय अंटार्कटिक अड्डा है।
दूसरा भारतीय अंटार्कटिक अड्डा जो है वह आपको कहाँ पर है? तो यह आपको उनका नाम आपको बताना है कि दूसरा भारतीय अंटार्कटिक अड्डा जो उसका नाम क्या है? तो मैत्री। क्या नाम है? मैत्री। क्या नाम है? मैत्री। बिल्कुल, दूसरा भारतीय अंटार्कटिक अड्डा जो है उसका क्या नाम है? मैत्री। तो मैत्री नाम है। अगला प्रश्न है, भारत का धूर दक्षिणी बिंदु कहाँ पर है? भारत का धूर दक्षिणी बिंदु जो है वो कहाँ पर है? तो यह आपको इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट पर है। भारत का धूर दक्षिणी बिंदु कहाँ पर है? तो इंदिरा पॉइंट पर है। कहाँ पर है? इंदिरा पॉइंट पर है। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न, अगला है, डिग्री सेल्सियस में रिकॉर्ड किया गया विश्व का उच्चतम वायुमंडलीय तापमान क्या है? ठीक है, किस सेल्सियस में? तो डिग्री सेल्सियस में रिकॉर्ड किया गया विश्व का उच्चतम वायुमंडलीय तापमान जो है वो कितना है? तो 56.7 डिग्री। कितना है? 56.7 डिग्री। 56.7 डिग्री है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र युगल कौन था? ठीक है, नोबेल पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है? नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र युगल था। युगल का मतलब होता है, आपको सबसे पहले तो याद रखिए, युगल का मतलब होता है जोड़ा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग पेयर कहते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र युगल जो था उसका क्या नाम था? उसका नाम था आपको क्यूरीज। क्या नाम था? क्यूरीज नाम था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, एक मौसम चार्ट में समान वर्षा के स्थानों को, 33 नंबर प्रश्न को मुझसे भिवाई कर लीजिए। प्रश्न पूछने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है और प्रश्न को गलती करने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है बच्चों के द्वारा। एक मौसम चार्ट में, इस सारे बातों को भूल जाइए, बस इतना याद रखिएगा आप लोग कि समान वर्षा के स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? कहाँ से याद रखेंगे? समान वर्षा के स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग समवर्षा रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? समवर्षा रेखा कहते हैं। इसके बाद है, किस नदी के दोनों ओर स्थित एकमात्र बड़े शहर है? ऐसी कौन सी नदी है जिसके दोनों ओर यानी कि नदी के दो ओर होते हैं ना, नदी का एक ये ओर होता है, एक यू मतलब आमने सामने का, तो नदी के दोनों ओर जो है आपको कौन से शहर है? तो याद रखिएगा आपको ब्राज़ाविले किनशास। क्या नाम है? ब्राज़ाविले किनशास। क्या नाम है? ब्राज़ाविले किनशास। बिल्कुल, ब्राज़ाविले किनशास जो है ये दो शहर हैं जो कि नदी के दोनों ओर बसा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? चलिए अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला प्रथम फिल्मी कलाकार कौन था? भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला फिल्मी कलाकार जो है आपको MG रामचंद्रन। और इस प्रश्न को भी वीवीआई कर लीजिए आप लोग, इस प्रश्न को भी वीवीआई कर लीजिए। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम फिल्मी कलाकार जो है MG रामचंद्रन है। कौन है? MG रामचंद्रन। क्या नाम है? MG रामचंद्रन है। वीवीआई कर लिए। चलिए, भारत रत्न से सम्मानित एकमात्र फिल्म निर्माता, वीवीआई कीजिए इसको भी, 36 नंबर प्रश्न को वीवीआई कीजिए। भारत रत्न से सम्मानित एकमात्र फिल्म निर्माता, उनका नाम है आपको सत्यजीत रे। क्या नाम है? सत्यजीत रे। भारत रत्न से सम्मानित एकमात्र फिल्म निर्माता का नाम जो है आपको बताना है, सत्यजीत रे। क्या नाम है? सत्यजीत रे नाम है, जो कि भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। किस रत्न से? भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। और एकमात्र फिल्म निर्माता का रहा है, मतलब केवल एक ही फिल्म निर्माता, ओनली वन, सत्यजीत रे को जो है आपको भारत रत्न का पुरस्कार मिला है। इसलिए प्रश्न बहुत ज़्यादा भी आया है। केवल एक ही फिल्म प्रोड्यूसर यानी कि एक ही फिल्म निर्माता को जो है भारत रत्न का पुरस्कार मिला है, और उस फिल्म निर्माता का नाम क्या है? सत्यजीत रे। क्या नाम है? सत्यजीत रे। वेरी गुड। अगला प्रश्न है, वह फिल्मी सितारा, वह फिल्मी स्टार जिसको कहते हैं, वह फिल्मी सितारा जिसने सर्वाधिक फिल्मों में अग्र भूमिका निभाई है। कहने का मतलब ऐसा कौन सा फिल्मी स्टार है, व्यक्ति है, जो कि फिल्म में अग्र भूमिका मतलब क्या होता है? सबसे आगे, उसमें सबसे आगे रहा है वो। ठीक है, तो फिल्मी सितारा, फिल्मी स्टार जो है वो सबसे अधिक, उनका नाम है प्रेम नज़ीर। क्या नाम है? प्रेम नज़ीर जो है आपको सबसे अधिक फिल्मों में अपना भूमिका निभाया है, उसका नाम है आपको प्रेम नज़ीर। इस प्रश्न को भी वीवीआई कीजिए आप लोग। 37 नंबर प्रश्न को भी वीवीआई कीजिए। 36 को, 35, 36, 37 तीनों को वीवीआई कर लीजिए। लंदन की बात हो रही है। लंदन में प्रथम भारतीय
उच्च आयुक्त। अब समझिए सबसे पहले कि आयुक्त का मतलब क्या होता है। देखिए लंदन में जो सबसे पहले आपको भारत के तरफ से यानी कि भारतीय उच्च आयुक्त के रूप में थे वो कौन थे, तो वी.के. कृष्ण मेनन। कौन थे? वी.के. कृष्ण मेनन। लंदन में प्रथम भारतीय उच्च आयुक्त कौन थे? बिल्कुल। देखिए लंदन है, विदेश में जाकर के भारत के लोग अपना परचम लहरा के आए हैं। कहाँ पर? लंदन में। लंदन में सबसे पहला भारतीय उच्च आयुक्त जो थे उनका नाम था आपको वी.के. कृष्णन। क्या नाम था? वी.के. कृष्ण मेनन था। देखिए आयुक्त का मतलब होता है आपको, जैसे अंग्रेजी में कमिश्नर कहते हैं ना, ठीक है, कमीशन के जो अध्यक्ष होते हैं, कमीशन के जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष नहीं, कमीशन के जो सदस्य होते हैं उसको कहा जाता है आपको आयुक्त। ठीक है, तो लंदन में प्रथम भारतीय उच्च आयुक्त जो थे वो कौन थे? वी.के. कृष्ण मेनन। कौन थे? अगला प्रश्न है, वह एकमात्र घर जहाँ दिन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक होती है। जहाँ पर दिन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, वह एकमात्र घर जहाँ पर दिन की लंबाई जो है उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक होती है, तो वो आपको शुक्र है। कहने का मतलब ये है कि शुक्र ग्रह जो है ना, वहाँ उसके बदला में यहाँ पर गृह डाल दिया है, जो कि गृह नहीं होकर के ग्रह होना चाहिए, मिसप्रिंटिंग है, इसलिए आप लोग गृह को काट करके ग्रह कर लीजिए। एकमात्र ग्रह जहाँ पर दिन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक होती है। कहने का मतलब ये है कि शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर दिन जो होता है ना, दिन कितने देर का होता है? 24 घंटा का। और एक साल जो होता है वो कितने दिन का होता है? 365 दिन का। तो बताइए 365 दिन बड़ा या एक दिन बड़ा? 365 दिन बड़ा। लेकिन शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है, इस प्रश्न को भी कर लीजिए, शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर एक दिन ही बड़ा है और एक साल छोटा है। बात समझ में कुछ आया जी? प्रश्न को भी कर लिए, तो प्रश्न को फिर से ध्यान दीजिए। एकमात्र ग्रह नहीं, ग्रह बोलिएगा, गिरी नहीं, ग्रह बोलिएगा। क्या बोलिएगा? ग्रह। यहाँ पर हम लिख देते हैं ग्रह। एकमात्र ग्रह जहाँ दिन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक है। दिन की लंबाई जो है वो वर्ष की अपेक्षा क्या है? अधिक है। तो वो कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। तो आप बताएंगे कि शुक्र ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वीनस। क्या कहते हैं? वीनस। अगला प्रश्न है कि जॉर्जिया जो है, जॉर्जिया किसकी राजधानी है? देखिए जॉर्जिया जो है ना वो आपको तिबिलिसी की राजधानी। किसकी राजधानी है? तिबिलिसी की। जॉर्जिया किसकी राजधानी है? तिबिलिसी की राजधानी। जॉर्जिया किसकी राजधानी है? तिबिलिसी की राजधानी है। अगला प्रश्न है, सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श वाक्य है? तो सत्यम शिवम सुंदरम जो है आपको दूरदर्शन का आदर्श वाक्य है। याद रखिएगा कि सत्यम शिवम सुंदरम जो है वो किसका आदर्श वाक्य है? दूरदर्शन का। दूरदर्शन को अंग्रेजी में क्या कहा था बताइए आप लोग? दूरदर्शन को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? टेलीविजन। क्या कहते हैं? टेलीविजन कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल जो है आपको, सिक्के ढालने की टकसाल जो है वो सबसे पहले कहाँ पर स्थापित किए गए थे? तो कोलकाता में। कहाँ पर स्थापित की गई थी? कोलकाता में। अगर आपसे पूछे कि टकसाल का मतलब क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? टकसाल का मतलब होता है जहाँ पर पैसा को ढाला जाता है ना, उसको टकसाल बताता है। बात समझ गए? चलिए अगला प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में, किस व्यवस्था में? रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो है सो आपको भू राजस्व का जो निर्धारण किया गया वह आपको किसके साथ किया गया था? किसानों के साथ। किसके साथ किया गया था? किसानों के साथ। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण किसके साथ किया गया था? किसानों के साथ किया गया था। और आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो किन किन राज्यों में लागू हुआ था, और इसके साथ ही रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो किनके द्वारा लागू किया गया। अब जो आपका अगला प्रश्न है, किंग क्वीन शब्द। किंग क्वीन, देखिए बच्चा सब जो कैरम बोर्ड खेलता रहता है ना, तो उसमें रहता है ना किंग और क्वीन, तो वही बात है। किंग क्वीन शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से। किससे संबंधित है? शतरंज से। किंग क्वीन शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? शतरंज से है। तो कैरम बोर्ड जो होता है ना वो आपको अलग हो गया, और शतरंज जो होता है वो अलग। शतरंज हम देखिए घोड़ा वोड़ा सब भी रहता है उसमें, है कि नहीं? और बहुत भारी खेल है शतरंज, तो इसलिए याद रखिएगा कि किंग क्वीन शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। और अगला प्रश्न है कि भारत का जो लौह अयस्क क्षेत्र है, भारत का कौन सा क्षेत्र? लौह अयस्क क्षेत्र। लौह अयस्क क्षेत्र जो है वो आपको कौन सा, उसका नाम क्या है? मतलब कहाँ पर लौह क्षेत्र का उत्पादन होता है? तो कुद्रेमुख में। कहाँ पर? केंद्रमुख में। कुद्रेमुख में। कहाँ पर? कुद्रेमुख में। बात समझ में आ रहा है? तो भारत का जो लौह अयस्क क्षेत्र है वो कहाँ पर आपको है? कुद्रेमुख में। ठीक है, तो कुद्रेमुख जो है आपको कर्नाटक क्षेत्र में अवस्थित है। अगला प्रश्न है आपका,
मुगल चित्रकला के संबंध में, किस संबंध में? मुगल चित्रकला के संबंध में। मुगल चित्रकला के संबंध में विचित्र बात जो है उसमें निम्नलिखित प्रकार से दृश्य थे। तो उपयुक्त तीनों यानी कि दरबार या सांस्कृतिक, युद्ध और पौराणिक कथाओं के दृश्य। कहने का मतलब मुगल काल में जो मुगल चित्रकला जो बनाई गई थी उसमें जो है विचित्र बात उसमें इस प्रकार से दृश्य थे। कौन कौन से दृश्य थे? कहने का मतलब यह है कि मुगल चित्रकला जो बनाई गई थी ना उसमें जो है सो किन किन बातों का वर्णन किया गया था, जैसे कि दरबार या सांस्कृतिक का, युद्ध का और पौराणिक कथाओं के दृश्य का, इन सारी बातों का वर्णन किया गया था। तो बताइए कि मुगल काल के किनके काल को, है ना, किनके काल को चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल कहा गया है? आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। अब जो आपका अगला प्रश्न है, हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से, कहाँ से? थानेश्वर से। हर्ष ने अपनी राजधानी यानी कि हर्ष राजा जो थे वह अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ पर बनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कन्नौज। कहाँ हो जाएगा? कन्नौज। कन्नौज। हर्ष जो है अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ पर बनाई थी? कन्नौज। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, और इस प्रश्न की चर्चा हम आपको कर ही दिए थे लेकिन आ भी गया प्रश्न, जो 43 नंबर में चर्चा किए थे कि रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत जो है वो किनके द्वारा की गई? तो टॉमस मुनरो के द्वारा। किनके द्वारा? टॉमस मुनरो के द्वारा। रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत किनके द्वारा की गई है? टॉमस मुनरो के द्वारा। इसके बाद है वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ? यानी कि वास्को डी गामा जो है वह भारत कब आया? तो याद रखिएगा 1498 ईस्वी में आए थे और कालीकट के तट पर पहुंचा हुआ था। कहाँ पर पहुंचा था? कालीकट के तट पर पहुंचा हुआ था। वास्को डी गामा जो है भारत जो आया था वो कब आया था? 1498 में। और कहाँ पर आया था? कालीकट के तट पर पहुंचा था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि ओणम त्योहार, कौन सा त्योहार? ओणम त्योहार जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा ओणम त्योहार जो है वो केरल राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? केरल राज्य से। ओणम त्योहार किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से। केरल राज्य से संबंधित है। वीडियो यहीं पर लास्ट होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कौन कप या ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? पहले मोस्ट लीजिए क्योंकि यहाँ पर 3 लोग से कौन कप या हॉकी से संबंधित है। तो देखिए हॉकी से जो है बिम्ब ट्रॉफी नहीं है, नहीं है। जबकि कौन कौन सा आपको जो समझते? किटन कप, आगा कप, अजला कप, बोलिएगा। तो ये कप जो है हॉकी से संबंधित है, जबकि कौन है?